है। हिंसा के बाद आज पहला जुमा है, ऐसे में जुमे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर कर्फ्यू में ढील दी गई है, कुछ जगहों पर कर्फ्यू जारी रहने वाला है। नागपुर हिंसा, जिसके बाद जगह जगह कर्फ्यू लगा दिया गया था। कुछ जगह ऐसी है जहां पर कर्फ्यू में ढील रहने वाली है, लेकिन कुछ जगहों पर कर्फ्यू अभी भी जारी रहने वाला है। अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन, रखी जा रही है, चप्पे चप्पे पर निगरानी है। जुम्मे की नमाज है आज, ऐसे में नागपुर में हालात को शांतिपूर्वक तरीके से जुम्मे की नमाज हो जाए, ऐसे में लगातार अलर्ट वहां पर जारी है। हमने देखा किस तरीके से औरंगजेब की कब्र को लेकर नागपुर में जो हिंसा हुई थी, दो पक्षों के बीच में जो बवाल हुआ था, वो इतना ज्यादा, इतना भीषण था। ऐसे में आगजनी, पथराव और साथ ही हिंसा वहां पर देखने को मिली थी। लेकिन आज जुम्मे की नमाज है, ऐसे में पुलिस प्रशासन को अलर्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जुम्मे को लेकर आज नागपुर में अलर्ट जारी किया गया है और कुछ जगहों पर कर्फ्यू में भी ढील है, कुछ जगहों पर कर्फ्यू अब भी जारी रहने वाला है। पुलिस फोर्स जगह जगह तैनात, चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी गई है। एक्शन जोरदार लिया जा रहा है। जिस तरीके से दंगे भड़के थे, कुछ जगहों पर कर्फ्यू में ढील भी दी गई है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर कर्फ्यू अब भी जारी रहने वाला है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पर है जुम्मे की नमाज को देखते हुए, ताकि आज जो हिंसा हमने नागपुर में देखी थी, उस तरीके की कोई घटना फिर ना देखने को मिले। आपको बताएं कि औरंगजेब की कब्र को लेकर यह मुद्दा इतना गर्मा गया था कि नागपुर में भारी बवाल, पत्थर, आगजनी, तमाम चीजें देखने को मिली थी, जिसके बाद कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए थे। साथ ही आपको बताएं कि इस पूरे मामले के तार कश्मीर से जुड़ते हुए नजर आए। जिस तरीके से कश्मीर में हमने देखा है स्टोन पेल्टिंग की जाती है, कुछ उसी तरीके का पथराव यहां पर देखने को मिला और ऐसे में लगातार इसके तार अब बांग्लादेश से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी है, लेकिन आज जुम्मे की नमाज को देखते हुए जगह जगह पुलिस तैनात है और पुलिस प्रशासन हर हरकत पर नजर रखे हुए है। आइए नागपुर के हिंसा की टाइमलाइन आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। क्या कुछ हुआ, क्या क्या वहां पर हुआ था, ये आपको एक टाइमलाइन के जरिए समझाएंगे। ये देखिए नागपुर हिंसा की टाइमलाइन। 17 मार्च को वहां पर बजरंग दल और वीएचपी ने प्रदर्शन किया था। ये प्रदर्शन था औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए, लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था और उसके बाद 50 से 60 लोगों के साथ फहीम खान, शमीम खान थाने गए और 17 मार्च की तारीख को भीड़ को शांति बनाए रखने की सलाह दी गई थी। औरंगजेब की कब्र को लेकर यह मामला लगातार तूल पकड़ता गया। शाम करीब 4 बजे दंगे की चिंगारी उठी। हालांकि यहां पर केवल चिंगारी उठी थी, जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर करीब 500 मुस्लिम इकट्ठा हो गए। ऐसे में जब 500 मुस्लिम वहां पर इकट्ठा हुए, पुलिस ने लोगों से घर जाने की यहां पर अपील भी की थी, आग्रह लगातार किया गया था। यह पूरा मामला 17 मार्च का। भीड़ भड़काऊ नारे यहां पर लगातार लगाने लगी थी। पहले नारेबाजी से शुरुआत हुई, फिर एक दूसरे को दंगे के लिए यहां पर उकसावा दिया गया, उकसाया गया। ये देखिए, पहले नारेबाजी, फिर उकसावा यहां पर किया गया, जिसके बाद पत्थर, लाठी, रॉड लेकर ये सभी आए हुए थे। प्री प्लान साजिश, ये तमाम चीजें इनके पास मौजूद। डर फैलाने के लिए यहां पर हवा में हथियार लहराना शुरू कर दिया था। पहले नारेबाजी, फिर उकसावा, जिसके बाद हथियारों को भी यहां पर हवा में लहराना शुरू किया गया और अंधेरे में महिला पुलिसकर्मियों के साथ यहां पर अभद्रता का भी आरोप लगा है। हमने देखा किस तरीके से तमाम पुलिसकर्मी थे जिन पर पथराव किया गया है, उन्हें जख्मी किया गया। लगातार ये मामला एस्केलेट होता चला गया। पुलिस वाहनों पर यहां पर पेट्रोल पंप भी डाला गया था, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ता गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा जुड़ गए हैं नागपुर से, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जुम्मे की नमाज होने वाली है, ऐसे में आज क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है। दीपक जी बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले के बाद आज पहला दिन है, रमजान का महीना चल रहा है और पहला ऐसा दिन है कि माफ कीजिएगा, पहला ऐसा दिन है कि जुम्मे का दिन है और इस घटनाक्रम के बाद आज पहला ऐसा जुम्मा पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि किस तरह की स्थिति परिस्थिति रहती हो, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है जिसको बैरिकेटिंग की गई है, जिसमें 144 लगाया गया है, उसमें 3-4 के आसपास मॉस्क्यू है और उस समय जो नमाज का समय था तो 1 या 2 लोगों को पढ़ने दिया जाता था, वहां भेजा जाता था, बाकियों को बैरंग लौटाया जा रहा था। लेकिन आज किस तरीके से मना किया जाता है या किस तरीके से उनको परमिशन दी जाती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि
अभी भी 144 लगा हुआ है। और जो गणेश पेट कोतवाली तहसील का जो इलाका जहां घटनाक्रम घटा था, वहां पर यदि 144 है, बंदोबस्त और ज्यादा बढ़ा दिया गया है, छूट के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है, तो ये समझा जा सकता है कि मौजूदा जो स्थिति है, उस मौजूदा स्थिति में फिलहाल किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं है। और यदि आज जुम्मे का दिन है, बंदोबस्त को बढ़ा दिया गया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस इस चीज को सोच समझकर आगे बढ़ रही है कि किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए, किसी प्रकार की कोई कमी बेसी ना हो जाए, कोई ऐसी दोबारा अनहोनी या घटना ना हो जाए, इसको लेकर प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए जो आज का दिन है, आज के दिन यदि लोग जुटेंगे तो चर्चा जरूर होगी, इसको नकारा नहीं जा सकता। और पुलिस प्रशासन भी इस बात को मान रहा है। इसीलिए जैसे मोमिनपुरा और जो इस तरीके के संवेदनशील इलाके हैं, इसमें बाहर के व्यक्तियों के प्रवेश पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो नातेदार हो, चाहे वो और कोई हो, किसी को भी आने नहीं दिया जाएगा। स्पष्ट मना कर दिया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा। इसके इतर यदि समझा जाए तो गणेश पेट, तहसील, कोतवाली, महल इलाका, इन इलाकों में बंदोबस्त को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। 3-3 लेयर की बैरिगेटिंग कर दी गई है। और उसके बाद जो रस्सा होता है, रोप से अलग तरीके से कवर कर दिया है। और एक घेरा बनाकर सभी जगह पर, हर बैरिगेटिंग पर पुलिसकर्मी तैनात है। यदि मीडिया को भी परमिशन दी जाती है अंदर जाने के लिए, तो उनसे भी 4 तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उनका आईडी कार्ड मांगा जा रहा है। और जितने गाड़ी में सवार हैं सबसे आईडी कार्ड, और उसके बाद उनको पूछा जाता है आप कितनी देर के लिए अंदर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात साफ है, पुलिस किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। दूसरी बात, बांग्लादेश के जिस कनेक्शन पे कल बात हो रही थी, तो जो डीसीपी है साइबर के, उन्होंने एक लाइन में कहा कुछ ऐसे पोस्ट किए गए हैं जिनकी जानकारी हमने गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से मंगाई है और उसके बारे में काम चल रहा है। और तो जो पैसे की लेन देन की बात की गई, तो उन्होंने उस चीज को भी नकारा नहीं। उन्होंने ये कहा कि कुछ ट्रांजैक्शन प्राप्त हुए हैं, लेकिन जब तक जानकारी नहीं आ जाती कुछ कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस फहीम खान की चर्चा की जा रही थी, उस फहीम खान समेत 6 लोगों के ऊपर गणेश पेट थाने में और इसके अलावा साइबर की तरफ से देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। और इसके इतर समझा जाए तो 51 ऐसे लोग जिनके ऊपर पहले एफआईआर दर्ज की गई थी, जिनको पहले डिटेन किया गया था, पूछताछ में यदि उनका भी कोई कनेक्शन मिलता है तो उनके ऊपर भी देशद्रोह का मामला दर्ज किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो जांच है, उस जांच के आधार पर एक बात तो साफ हो गई है, पुलिस किसी को बख्शने के मूड में नहीं है जिस तरह की परिस्थिति है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडिया न्यूज की खबर पर मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब ये पूरा घटनाक्रम घटा था तभी कहा था कि एनआईए इसकी जांच करेगी। आज जो जानकारी निकल के आई है ऑफिशियली कि एनआईए भी इस पूरे मामले में समानांतर जांच करेगी, इक्वली एनआईए भी चलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो सोर्सेज से निकल के आई है कि जिस दिन दंगा भड़का था उस दिन घंटे भर के भीतर तकरीबन 378 आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे। आप समझिए कि स्थिति कितनी भयावह थी, स्थिति कितनी खराब थी कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए तकरीबन आपने 350 के आसपास आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। तो जिस तरीके के आरोप कई बार पुलिस पे लग रहे हैं, पुलिस ने मार खाई है, पुलिस को चोट लगी है, उसके बावजूद पुलिस ने जिस तरह की तत्परता दिखाई है, खुद की चिंता ना करते हुए पुलिस ने इसको संभालने की जिस तरीके से कोशिश की है, यदि पुलिस के एंगल से सोचा जाए, क्योंकि तमाम लोग हैं। कल हमारी एक व्यक्ति से बात हो रही थी जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं फहीम खान की पार्टी के, तो वो सीधा पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे थे। लेकिन अगर इस एंगल से सोचा जाए, 378 गोले घंटे भर में फेंकना आंसू गैस के, तो उस समय स्थिति क्या होगी। बिल्कुल, और दीपक, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को कंट्रोल करना भी अपने आप में बेहद मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से तमाम पुलिसकर्मी वहां पर घायल हुए थे, कुछ उसी तरीके की एक्टिवनेस आज भी देखने को मिल रही है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है और पल पल का अपडेट भी यहां पर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। औरंगजेब के नाम पर जिस तरह से नागपुर में तांडव मचाया गया, आम इंसान क्या पुलिस वालों को भी मारने की कोशिश की गई, वो कोई संयोग नहीं, क्योंकि जो खुलासे हो रहे हैं उससे साफ लगता है कि नागपुर को जलाने की ये साजिश थी।
पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से रची गई। बाकायदा इसकी प्लानिंग की गई थी। मुख्य आरोपी फहीम खान की क्राइम कुंडली खुल गई है और जैसे जैसे गुनाह के पन्ने पलटे जा रहे हैं, वैसे वैसे बांग्लादेश पाकिस्तान से कनेक्शन भी अब